Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed the destruction of democracy, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हिटलर ने फुल पावर में आने के बाद डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया और जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी थी। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ हिटलर ने अपना जो एम था उन्हें भी फुलफिल किया। क्या एम था हिटलर का? अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। रिकंस्ट्रक्शन किसकी? उनकी इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन और पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, वर्ल्ड वार वन के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वहाँ की जो जर्मनी की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी। और फिर हिटलर ने लोगों से प्रॉमिस किया था, जर्मनी के पीपल से प्रॉमिस किया था कि वो फिर से यहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है या पॉलिटिकल कंडीशन है तो उसे सुधारेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि किस तरह से हिटलर ने वहाँ पर इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन को रिकंस्ट्रक्ट किया। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जल्मर शार्ट। अब हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो किसको सौंप दी? एक इकोनॉमिस्ट जल्मर शार्ट को। अब ये जो जल्मर शार्ट थे, इनका क्या एम था? फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इनका ये लक्ष्य था कि हम एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाएं जिससे जो है फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट की जाए। अब स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये था कि हम दूसरी कंट्री से लोन लें और कुछ ऐसा करें जिससे जो है हमारी कंट्री में भी डेवलपमेंट हो, यानी कि कुछ प्रोड्यूस किया जाए कंट्री के लिए और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी हो जाए। जैसे कि इन्होंने क्या किया, जो रोड्स हो गए, सुपर हाईवेज बनवाए। अब जब हाईवेज बनाए तो कंट्री की डेवलपमेंट भी हो रही है और साथ ही साथ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई। ठीक है, इस तरह के काम जो है इन्होंने करवाए और बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल भी हुए। और इस प्रोजेक्ट के दौरान एक और चीज़ प्रोड्यूस की जर्मनी ने, और वो थी वॉल्क्सवैगन कार। ठीक है, अब इस तरह की वॉल्क्सवैगन कार्स प्रोड्यूस करी जर्मनी ने, सो दैट ये दूसरी कंट्रीज़ को बेची जाएं और इनको पैसा आए। अब जो सुपर हाईवेज थे वो क्यों बनाए थे? यहाँ से इकोनॉमी कैसे डेवलप होनी थी? यहाँ से इकोनॉमी इस तरह से डेवलप होनी थी बच्चों। अब जैसे आर्मी जो थी, अगर उन्हें वॉर करनी है, वॉर तो उन्होंने करनी थी क्योंकि उन्हें रिवेंज लेना था, इसी सब की तैयारी चल रही थी। लेकिन उससे पहले उन्हें जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना था ना। एज यू ऑल हियर्ड, इफ़ यू हैव मनी यू आर पावरफुल। यानी कि अगर जर्मनी के पास पहले पैसा आ जाएगा उसके बाद ही वो पावरफुल बन पाएंगे और फिर ही दूसरी कंट्री से लड़ पाएंगे। तो इन सुपर हाईवेज के ज़रिए वो अपनी जो आर्मी है वॉर के दौरान ईजिली मूव करा सकते हैं यहाँ से वहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की बात। अब जो जर्मनी की पॉलिटिकल कंडीशन थी वो भी तो सही नहीं थी, तो उन्हें पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन भी करनी थी। तो उसके लिए हिटलर ने क्या किया? इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उसमें भी हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाया। अब फॉरेन पॉलिसी क्या हो गई बच्चों? जैसे कि कोई देश जो है बाकी देशों के साथ किस तरह से संबंध रखता है, उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उन्हें हिटलर ने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया और जो फॉरेन कंट्रीज़ थी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तालमेल होने लगा। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। तो फिर 1933 में जो जर्मनी थी वो लीग ऑफ नेशन से बाहर। लीग ऑफ नेशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जैसे यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही लीग ऑफ नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन थी। सबसे पहले तो हिटलर 1933 में उससे बाहर आ गए। उससे बाहर क्यों आए? क्योंकि बच्चों अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहना है तो हमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। तो हिटलर ने कहा सबसे पहले तो मैं अपनी कंट्री को इसके अंदर से बाहर निकालता हूँ, सो दैट मुझे कोई कंट्रोल ना कर पाए। अगर मुझे अपनी कंट्री के लिए कोई डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए मुझे किसी के द्वारा रूल्स फॉलो ना करना पड़े।
लीग ऑफ नेशंस से बाहर आने के बाद उन्होंने 1936 में जो राइनलैंड का एरिया था उसे रीऑक्युपाइड किया मतलब बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था राइनलैंड का एरिया जो था सबसे पहले तो वर्साइल ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसे डीमिलिटराइज कर दिया गया था, वहाँ से मिलिट्री हटा दी गई थी, न्यूट्रल रखा हुआ था। और फिर जब जर्मनी ने अपना जो है पेनल्टी देने से मना कर दिया था, जब वो नहीं दे पा रहे थे तो फ्रांस ने वहाँ का जो रूर रीजन था उसे ऑक्युपाइड कर लिया था। अब 1936 में हिटलर ने उसे वापस ले लिया कि ये जर्मनी का एरिया है तो हम इसे वापस लेंगे। मतलब एक तरीके से जो हिटलर थे वो एग्रेसिव वे में काम स्टार्ट कर चुके थे, वो डे बाय डे जो है अपना देश मजबूत बनाते जा रहे थे। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। और फिर 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी को भी एक कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया और ये स्लोगन दिया कि वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। जब लोग एक हैं तो फिर उनका लीडर भी एक ही होना चाहिए और ये एम्पायर भी एक ही होना चाहिए। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो हिटलर का जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन वो किसके लिए लड़ रहे थे? जर्मनी के लिए ना। क्यों लड़ रहे थे जर्मनी के लिए ये भी बताया था मैंने, क्योंकि जो जर्मनी के लोग थे वो और वो जो ऑस्ट्रिया के लोग थे ये इमोशनली कनेक्टेड थे, कल्चरली कनेक्टेड थे। इसीलिए हिटलर ने कहा जब लोग एक हैं तो हमारा एम्पायर भी एक ही होना चाहिए और लीडर भी एक ही होना चाहिए। He then went on the rest German speaking Sudetenland from Czechoslovakia। अब चेकोस्लोवाकिया में एक एरिया था सडनलैंड जहाँ के लोग वहाँ के लोग क्या करते थे? जर्मनी बोलते थे, यानी कि जो जर्मन लैंग्वेज थी उसे स्पीक करते थे। तो हिटलर ने उसे भी ऑक्युपाई कर दिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड। अब देखो बच्चों जब ये सब कर रहे थे तो बाकी कंट्रीज़ क्या कर रहे थे? जब हिटलर ये सब कर रहे थे, जर्मनी के जो बाकी पार्ट्स थे उन्हें इंटीग्रेट कर रहे थे, रिकैप्चर कर रहे थे, तो बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही थी? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? तो उस टाइम पे बाकी कंट्रीज़ ने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उन्हें ये लगता रहा कि ठीक है जर्मनी के ही पार्ट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो जर्मनी से पार्ट्स छीने गए थे उन्हीं को वो रिकैप्चर कर रहे हैं, तो इट्स ओके। क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ का सोचना था कि जो वर्साइल ट्रीटी उनके साथ साइन करवाई गई थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, तो अगर उसके चलते वो अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उन्हें अलो कर देना चाहिए। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रही थी उन्हें इंग्लैंड की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री रहा उस समय पे। तो इस तरह से हिटलर ने इकोनॉमिक कल कंडीशन को भी रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया और पॉलिटिकल कंडीशंस को भी रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो हिटलर थे वो यहीं पे नहीं रुके, वो आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं है हिटलर के, अब ऑब्वियस है हिटलर का जो एम था वो धीरे धीरे पूरा होता जा रहा था, उनका लक्ष्य पूरा होता जा रहा था। सबसे पहले तो वो स्ट्रांग हुए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। अब जो है वो आगे ऐसे एग्रेसिव स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुआ। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। शार्प हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब जो हिटलर थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी बच्चों कि जो हिटलर थे वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने आगे और स्टेप्स लिए। और जब वो और स्टेप्स ले रहे थे तो जो जालमर थे उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि वो ये सब ना करें। वो क्या स्टेप्स ले रहे थे? वो ये ले रहे थे कि वो वॉर की तैयारी कर रहे थे, और वॉर की तैयारी करने के लिए वेपन्स चाहिए, वॉर ऐसे ही थोड़ा ना हो जाती है। तो वो जो पैसा उन्हें, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप हो रही थी उससे जो पैसा मिल रहा था वो वेपन्स में लगाने लगे। और जालमर ने कहा कि अगर हम पहले ही डेफिसिट फाइनेंसिंग, देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले से ही हम लोन लेके अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सही कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से ये सारा पैसा जो हम गेन कर रहे हैं, अगर आप वेपन्स पे लगा देंगे तो ये सारा वेस्ट चला जाएगा और हम फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे। ऑब्वियस है अभी ऐसा थोड़ा है कि जर्मनी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी, पूरी तरह से उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन रिकन्स्ट्रक्ट हो चुकी थी, वो तो अभी चल रही थी ना वो, और वो भी लोन लेके ये सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे।
ऐसा थोड़ा ना है कि जर्मनी के पास खुद का पैसा था और खुद के पैसे को लगा के वो डेवलप कर रहे थे, वो तो दूसरी कंट्री से लेके कर रहे थे। तो जर्मन ने यही एडवाइस किया कि वो ऐसा ना करें, और जब ऐसा एडवाइस किया जर्मन ने, तो हिटलर ने उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया, हिटलर को अपोज करने वाले लोग पसंद नहीं थे। तो एक तरह से जर्मन ने उनके डिसीजन को अपोज किया था, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जो हिटलर थे ये सब वो एक तरीके से इसलिए भी कर रहे थे ताकि उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उन्हें वो सुधार सकें। अब वॉर से कैसे सुधरनी थी इकोनॉमिक क्राइसिस, तो बच्चों देखो, जब वॉर होनी थी तो कुछ टेरिटरी जो है हिटलर ने रीऑक्युपाई करनी थी। उन्होंने कुछ टेरिटरीज पे क्योंकि उनका एम यही था ना कि अब हम स्ट्रांग हो गए हैं, तो मैं वॉर लड़ूंगा और कुछ टेरिटरीज पे कंट्रोल कर लूँगा। और जब वो टेरिटरीज पे कंट्रोल करेंगे तो वहाँ से उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, और तब जब जर्मनी की जो टेरिटरीज हैं बाहर ले गए थे बाकी कंट्रीज, तो उसमें क्या था, उनमें कितने सारे रिसोर्सेज थे, कोल था और भी कितने सारे रिसोर्सेज थे, जिससे जो है बाकी कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ था और जर्मनी को नुकसान हुआ था, और उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन जो है डाउन कर गई थी। वैसे ही अब हिटलर ने सोचा कि अगर मैं वॉर करता हूँ और टेरिटरीज़ को विन करता हूँ, तो जो है रिसोर्सेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इससे जो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है और भी। और फिर इसी आइडियोलॉजी के साथ हिटलर सितंबर 1939 में पोलैंड पे इन्वेट कर जाते हैं, यानी कि जर्मनी जो है वो आक्रमण कर देता है पोलैंड पे, यानी कि 1939 में वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, पहले तो इंग्लैंड ने कुछ नहीं कहा जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी अपनी ही जो उसका अपना ही एरियाज़ थे उन्हें रीऑक्युपाइड कर रहा था। लेकिन अब जर्मनी जो है अपनी कंट्री से बाहर की तरफ आ रहे थे, दूसरे यानी कि दूसरी कंट्रीज पे धीरे धीरे हमला करते जा रहे थे। तो ये देखते हुए फ्रांस एंड इंग्लैंड ने जर्मनी पे अटैक कर दिया। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट वॉर पे उतर आए। अब फ्रांस एंड इंग्लैंड एकदम से जर्मनी के अगेंस्ट वॉर पे क्यों उतर आए? जर्मनी ने तो पोलैंड पे आक्रमण किया था। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कुछ ट्रीटी साइन की जाती हैं कंट्रीज़ के बीच में, कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारी कंट्री पे अगर कोई वॉर करता है, तो अगर हमारा किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो वो उस टाइम पे हमारी हेल्प के लिए आएंगे। वैसे ही फ्रांस एंड इंग्लैंड ने पोलैंड के साथ एग्रीमेंट किया था कि जब भी उन पर कोई वॉर होता है तो वो उसकी मदद के लिए आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया तो फ्रांस एंड इंग्लैंड उसकी मदद के लिए सामने आए। अब जो जर्मनी था वो ईस्टर्न तरफ से पोलैंड को ऑक्युपाई कर रहा था, तो जो फ्रांस एंड इंग्लैंड था उसने वेस्टर्न तरफ से जर्मनी पे आक्रमण किया। तो एक तरफ से जर्मनी जो है आक्रमण वो वॉर लड़ रहा था, और दूसरी तरफ से वो एक्सपैंड होता जा रहा था। ठीक है, पोलैंड पे इन्वेट करता जा रहा था। अब सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो फ्रांस एंड इंग्लैंड थे, दूसरी तरफ जर्मनी। क्या जर्मनी अकेले ही लड़ता जा रहा था? नहीं। तो सितंबर 1940 में जो एक एक ट्री-पार्टी पैक्ट साइन किया गया जर्मनी, इटली एंड जापान द्वारा, यानी कि ये तीनों कंट्रीज मिल गई और इस वॉर में उतर आई अलाइज पावर के अगेंस्ट। अलाइज पावर में कौन? फ्रांस एंड इंग्लैंड, और बाद में जो है यूएसए भी आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज होंगी वो आ जाएंगी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। By the end of 1940, हिटलर was at the pinnacle of his power। और 1940 के एंड तक, मतलब 1940 जब ख़त्म होने पे आया तो तब तक हिटलर की जो पावर थी वो पिनाकल पे थी। पिनाकल पे यानी कि ऊंचाइयों पे थी, कि हिटलर जो है बहुत ही अग्रेसिव वे में ये वॉर लड़ रहे थे और सक्सेसफुल भी हो रहे थे, और इसी तरीके से हिटलर डे बाय डे अग्रेसिव होते गए। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंक्योरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब जो हिटलर का जो लंबे समय से जो एम था कि ईस्टर्न यूरोप को उन्हें ऑक्युपाई करना है, उसे कॉन्क्योर करना है, तो वो उसके लिए आगे बढ़ते गए। अब वो जो वॉर में अपनी मिलिट्री के लिए, जो भी उनकी आर्मी थी उसके लिए फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस के लिए जर्मन आर्मी के साथ साथ अपने जो सिविलियंस थे उनके लिए भी ये सब जो है वो इंश्योर करना चाहते थे, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहना चाहते थे कि उनकी जो
सिविलियंस हैं या आर्मी है उन्हें फूड सप्लाईज़ की कमी ना हो या लिविंग स्पेस की कमी ना हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। 1941 में उन्होंने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। पर बच्चों ये जो स्टेप लिया जर्मनी ने, ये स्टेप उन्होंने गलत ले लिया इस वार के दौरान। जो 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे अटैक किया, ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी हिटलर ने, और यहाँ से हिटलर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ठीक है, और सोवियत यूनियन के बारे में मैंने आपको रशियन रेवोल्यूशन में बहुत ही अच्छे से बताया था कि इसमें जो है बहुत सी कंट्रीज थी, जैसे रशिया, बेलोरशिया, यूक्रेन और भी बहुत सारी कंट्रीज थी। सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि किस तरह से जो हिटलर थे उन्होंने फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेसेस ज़्यादा पाने के चक्कर में ये जो सोवियत यूनियन पे अटैक किया वो कैसे उनके लिए हार्मफुल रहा और कैसे जो है उनके डाउनफॉल का कारण बना। In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and Eastern Front to the powerful Soviet armies. अब ये जो हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर ने किया, हिस्टोरिक ब्लंडर ही था क्योंकि हिटलर ने जो है बेवजह जो है एक तरीके से पंगा ले लिया था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया कि जर्मनी जो है वो दो तरफ से वॉर में फंस गई। वेस्टर्न फ्रंट में जो है ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग की जा रही थी और ईस्टर्न फ्रंट में पावरफुल सोवियत आर्मीज थी। वेस्टर्न फ्रंट में वैसे बच्चों फ्रांस भी था, लेकिन फ्रांस को एक तरीके से जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था क्योंकि रूर रीजन भी उससे रीऑक्यूपाई कर लिया गया था। तो फ्रांस तो कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन ब्रिटेन जो है वो अभी भी स्ट्रांग था। तो वो वेस्टर्न फ्रंट से लड़ रहा था और ईस्टर्न फ्रंट से सोवियत। अब जो सोवियत यानी कि रशिया के पास जो है एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, पहले जो जर्मनी आर्मी थी उनको उनके एरिया में एंटर होने दिया, खुद वो पीछे होते गए। ठीक है, जब वो उनके एरिया में एंटर होते गए तो जर्मनी के आगे जैसे बढ़ते गए तो जर्मनी के रिसोर्सेज ख़त्म होते गए। आधी मिलिट्री तो वैसे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनके रिसोर्सेज ही ख़त्म होते गए। और दूसरा ये था कि वहाँ का जो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा, जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, यानी कि विंटर था। तो वो इस चीज़ को जो है वो जर्मनी की आर्मी बेयर नहीं कर पाई और विंटर के कारण वो जो है मरती गई। तो जब जिस तरह से जर्मनी की आर्मी कम होती गई वैसे वैसे जो है रशिया जो है वापस आता गया। ठीक है, अपने एरिया में जो है जर्मनी के साथ लड़ाई करते गए, यानी कि जर्मनी जब कमज़ोर पड़ती गई तो उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से जो है सोवियत रेड आर्मी ने एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट दिलाई जर्मनी को एट स्टालिनग्राड। यानी कि जर्मनी स्टालिनग्राड में बहुत ही बुरे तरीके से हार गया सोवियत रेड आर्मी से। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड out retreating German soldiers until they reached the Heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. और जो सोवियत रेड आर्मी थी, जो जर्मन सोल्जर रिट्रीट कर रहे थे, जो वापस आ रहे थे, उन पे भी अटैक करते गए और उन्हें ख़त्म करते गए। और वहाँ जो ईस्टर्न फ्रंट था यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप पे उन्होंने सोवियत हेगमनी यानी कि लीडरशिप इस्टेब्लिश कर दी हाफ ए सेंचुरी आफ्टर द, यानी कि हाफ सेंचुरी तक ईस्टर्न यूरोप पे जो रशिया था उन्होंने सोवियत हेगमनी लीडरशिप अपनी इस्टेब्लिश कर दी। मीनवाइल द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। लेकिन जो यूएसए था उसने अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है पहले स्टार्टिंग में वॉर में नहीं दिखाई, क्योंकि उसे लगा कि हम तो बहुत ही पावरफुल हैं और जर्मनी जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश ही नहीं करेगा, हिटलर जो है उस पर अटैक करेगा ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए ये सोच रहा था कि ये बहुत ही गलत होता है जब जैसे जो वॉर के दौरान जैसे जर्मनी को कितना पेनल्टी देना पड़ी, तो हर कंट्री का नुकसान होता है, ऐसा नहीं किसी एक कंट्री का। जब वॉर होती है तो जितनी कंट्रीज़ वॉर में इन्वॉल्व होती हैं सबकी नुकसान होता है, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं और अपनी आर्मी कितनी उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हर चीज़ का नुकसान होता है। इसीलिए यूएसए जो है इस सब से दूर रहने के लिए इस वॉर में उसने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई स्टार्टिंग में। लेकिन ज़्यादा देर तक यूएसए इस वार से बाहर नहीं रह सका।
Japan was expanding its power in the east. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. अब जब क्या जापान जो है उसने क्या किया कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ट्राईपार्टाइट पैक्ट के अकॉर्डिंग जर्मनी, इटली और जापान एक साथ थे। तो हिटलर ने क्या कहा कि आप क्योंकि पैसिफिक में, अगर पैसिफिक ओशन में देखें हम, तो जो यूएस है और जापान है वो साथ साथ में ही आते हैं। तो हिटलर ने क्या कहा कि आप इतनी सी मदद कर दो कि आप यूएस को छेड़ो, मतलब उन्हें परेशान करो, सो दैट हम किसी ना किसी तरीके से कहीं से तो जीतें, क्योंकि हिटलर को अपनी हार नज़र आ रही थी। तो जापान क्या करता है, यूएस के नेवल बेसिस होते हैं बच्चों, जो नौसेना का अड्डा होता है, उसे कहा जाता है नेवल बेसिस। तो यूएस के नेवल बेसिस एट पर्ल हार्बर में जापान क्या कर देता है, बम फेंक देता है। जब ऐसा हुआ तो यूएस बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ गया कि पंगा लिया तो लिया कैसे। तो इसका जवाब जो है यूएस बहुत ही खतरनाक तरीके से देता है, और वो कैसे, इसके बारे में आपने भी सुना होगा। यूएस ने क्या किया था, एटम बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो कि जापान की सिटीज हैं, ठीक है। और फिर इसी के साथ वॉर एंड हो गई थी मई 1945 में। और अगर अब हम इसे पूरे को समराइज़ करें तो हमें क्या देखने को मिला कि 1939 में, स्टार्टिंग में 1939 में क्या किया, सितंबर 1939 में जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पे इन्वेट किया, आक्रमण किया। फिर जो है जर्मनी और के साथ इटली एंड जापान ने साथ दिया, एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन किया गया 1940 में। और 1940 के एंड तक हमने देखा कि जो हिटलर की जो पावर थी वो पिनैकल पे थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई पे थे। लेकिन फिर हिटलर ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक किया, जो कि उसके लिए काफ़ी ही गलत डिसीज़न साबित हुआ, और यहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और फिर जैसे जैसे हिटलर का डाउनफॉल होता गया तो जापान जो है उसकी मदद के लिए सामने आया, क्योंकि उनके बीच जो है ट्राईपार्टाइट एक्ट साइन हुआ था। तो जापान ने जब नेवल बेसिस, यूएस के नेवल बेसिस एट पर्ल हार्बर पे बॉम्ब फेंका, तो उसके रिस्पॉन्स में यूएस ने गुस्से में आके, एग्रेशन में आके सीधे हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब ही फेंक दिया, जिसके बारे में आपने बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि किस तरह से इसकी जो है बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थी। एटम बॉम्ब जो है वो कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं है कि जो सिर्फ थोड़े से एरिया को डिस्ट्रॉय करता है, वो बहुत ज़्यादा एरिया को डिस्ट्रॉय करता है, और उसकी जो असर होता है वो कई सालों तक रहता है। वहाँ के जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। एंड फाइनली 1945 में जब एटम बम ड्रॉप किया गया यूएसए द्वारा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। और फिर जब हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हार गए तो उन्होंने सुसाइड कर दी। बच्चों आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इस चैप्टर के बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट किया था, और हमने किसकी स्टोरी पढ़ी थी, हेलमेट की स्टोरी में क्या पढ़ा था हमने कि उसके फादर ने सुसाइड कर दी थी। तो वो सुसाइड क्यों की थी, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हेलमेट के फादर थे वो किसके फॉलोवर थे, हिटलर के फॉलोवर थे। अब जब हिटलर ही हार गया और हिटलर ने भी सुसाइड कर दी, तो हेलमेट के फादर ने भी इस डर में आके सुसाइड कर दी थी कि अब जो बाकी कंट्रीज हैं जो हमने उनके साथ किया है वो वापस हमारे साथ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारी, फिर कैसे हिटलर जो है पावर में आए और रिवेंज लेने के एम से उन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करी, लेकिन फिर वो उसमें भी हार गए और फिर उन्होंने सुसाइड कर ली। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द नाज़ी वर्ल्ड व्यू, ठीक है। नाज़ी पार्टी के बारे में तो हमने जान लिया है कि नाज़ी पार्टी कौन सी थी, जो हिटलर के सपोर्टर थे, यानी कि हिटलर की जो पार्टी थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने किस तरह से काम किया, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इसके बारे में तो अभी तक हमने जाना ही नहीं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।